नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। एडवोकेसी संस्था एक्सेस नाउ ने इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 जारी की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भारत की आर्थिक समृद्धि में पश्चिमी क्षेत्र के योगदान पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भूमि पुनर्बहाली पर रिपोर्ट जारी की। IIT बॉम्बे के अध्ययन में सुनामी और तटीय बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मैंग्रोव की भूमिका को उजागर किया गया। ILO के हेड के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2 गुना होकर 49% हुआ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। एडवोकेसी संस्था एक्सेस नाउ ने इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। सरकार द्वारा लागू किए गए शटडाउन के मामले में लोकतांत्रिक देशों में भारत शीर्ष पर है। चलिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2024 में 54 देशों में कुल 296 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए थे, जो 2023 में हुए 283 शटडाउन से अधिक हैं। ओवरऑल शटडाउन्स देखें तो म्यांमार में 85 शटडाउन्स, भारत में 84, पाकिस्तान में 21 और रूस में 19 शटडाउन्स के साथ इन देशों का कुल योगदान 71% था। इसके अलावा मानवाधिकार संबंधी चिंताएं देखें तो इंटरनेट शटडाउन के 72 मामले गंभीर मानवाधिकार हनन से जुड़े थे। इनमें युद्ध अपराध, पुलिस क्रूरता और हवाई हमले शामिल थे। और आखिरी है भारत विशिष्ट निष्कर्ष। भारत में 84 शटडाउन दर्ज किए गए, जो किसी भी लोकतंत्र में सबसे अधिक थे। इससे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए थे। इंटरनेट शटडाउन के प्राथमिक कारणों में विरोध, चुनाव, सांप्रदायिक हिंसा और परीक्षाएं शामिल हैं। अब भारत में इंटरनेट शटडाउन के लिए कानूनी प्रावधान जानते हैं। सबसे पहले कानूनी आधार समझें तो भारत में इंटरनेट शटडाउन दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम 2024 द्वारा शासित होता है। इसके तहत निलंबन आदेशों के प्रकाशन को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें विस्तृत औचित्य, भौगोलिक दायरा और प्रभावित सेवाओं की जानकारी शामिल होनी चाहिए। साथ ही निलंबन की अवधि 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राधिकरण की बात करें तो शटडाउन का आदेश केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय गृह सचिव या राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है। साथ ही अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगाने के लिए पूर्ववर्ती CRPC की धारा 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का उपयोग किया जाता है। और अंत में है अनुराधा भसीनवाद 2020। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इंटरनेट पर प्रतिबंध अस्थायी, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए। खबर के अंत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित चिंताएं भी जान लेते हैं। आर्थिक नुकसान को देखें तो टॉप 10 VPN रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इंटरनेट शटडाउन के कारण भारत को $322 मिलियन का नुकसान हुआ। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीनवाद 2020 में निर्णय दिया था कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन असंवैधानिक है। फिर है व्यापार के मूल अधिकार पर प्रभाव। शटडाउन से डिजिटल व्यवसाय प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से वे छोटे व्यापारी जो ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हैं। और आखिरी है शैक्षिक बाधाएं। फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज्य 2019 वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इंटरनेट का उपयोग अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो लगभग 63.45 लाख किलोमीटर लंबा है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है राजमार्ग नेटवर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेटवर्क 2014 में 91,287 किलोमीटर था। ये वर्तमान में 60% की वृद्धि के साथ बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है। 2014-15 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन थी। ये 2023-24 में 2.8 गुना बढ़कर 33.8 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। दूसरा है पूंजीगत व्यय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पूंजीगत व्यय 2013-14 से 5.7 गुना बढ़कर 2023-24 में 3.01 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी INVIT की बात करें तो INVIT मोड के तहत 25,900 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इसके अलावा राज्य सड़क परिवहन उपक्रम यानी SRTUs के अंतर्गत
58 SRTU ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का समेकित निवल घाटा दर्ज किया है, जो 3 वर्षों में घाटे में 68% की वृद्धि है। इसके लिए जिम्मेदार कारकों में बेड़े का कम उपयोग, ईंधन की बढ़ती लागत और मुफ्त में बस यात्रा से जुड़ी योजनाएं आदि शामिल हैं। अब नवीन प्रौद्योगिकियां देखते हैं। इसमें पहला है कृषि अपशिष्ट से प्राप्त बायो बाइंडर्स। कृषि अपशिष्ट से प्राप्त बायो बाइंडर्स का उपयोग पेट्रोलियम आधारित बाइंडर्स के विकल्प के रूप में बिटुमेंस आधारित सड़क निर्माण में किया जा सकता है। दूसरा, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट यानी UHPFRC। इसका उपयोग पुल निर्माण में पुलों की मजबूती और उनकी भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला है ग्राफीन संशोधित डामर यानी GIPAVE। इसका उपयोग डामर निर्मित फुटपाथों की गुणवत्ता बढ़ाने और उनकी दीर्घकालिकता में सुधार करने के लिए किया जाता है। और आखिरी है गैप ग्रेडेड रबराइज्ड बिटुमेन यानी GGRB। यह बिटुमेन मिश्रण में रबड़ के कणों को शामिल करता है। अन्य सामग्रियों में जियोसिंथेटिक मटेरियल जिसमें कॉपर या जूट, स्टील व आयरन स्लैग, कॉपर स्लैग, जिंक स्लैग, बायोबिटुमेन, बायोसीमेंट, रिसाइकल ग्लास, एग्रीगेट, ग्राफीन एनहेंस्ड कंक्रीट, सिलिका फ्यूम आदि शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भारत की आर्थिक समृद्धि में पश्चिमी क्षेत्र के योगदान पर चर्चा हुई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत देश में स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषदों में से एक है। इसमें गोवा, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली शामिल है। खबर की शुरुआत में देश के विकास में पश्चिमी क्षेत्र का योगदान जानते हैं। यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 25% का योगदान देता है, जो केवल दक्षिणी क्षेत्र से पीछे है। दक्षिणी क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र भारत की GDP में क्रमशः लगभग 18.5%, 13.6% तथा 12.5% का योगदान देते हैं। ये आंकड़े क्षेत्रीय असमानता को उजागर करते हैं। विश्व के साथ भारत के व्यापार का आधे से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र से होता है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के लिए वैश्विक व्यापार हेतु प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। अब क्षेत्रीय असमानता के लिए उत्तरदायी कारक देखें तो इसमें पहला है ऐतिहासिक। ब्रिटिश नीतियों में संसाधन संपन्न क्षेत्रों जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा है भौगोलिक। कुछ क्षेत्रों में बंदरगाह व कच्चे माल जैसे संसाधनों की उपलब्धता है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों जैसे हिमालयी व उत्तरी पूर्वी राज्यों में दुर्गम इलाके हैं व आपदाओं का जोखिम बना रहता है। यह भी असमान समृद्धि का एक कारक है। फिर है आर्थिक। कुछ क्षेत्रों में परिवहन, बिजली, प्रौद्योगिकी जैसी बुनियादी संरचनाओं का अभाव है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र अभी भी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर ही पूरी तरह से निर्भर है। और आखिरी है प्रशासन। उद्योग जगत विकसित राज्यों को पसंद करते हैं, जहां दक्ष प्रशासन प्रणाली एवं नीतिगत निरंतरता मौजूद होती है। खबर के अंत में क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने की रणनीतियां भी जान लेते हैं। पहली रणनीति है आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP। इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेजी से बदलना है। ADP की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP शुरू किया गया है। दूसरी रणनीति है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारतमाला, सागरमाला आदि के माध्यम से देश में अवसंरचना का विकास करना। इसके अलावा है नीति आयोग के माध्यम से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आखिरी है सुधारों को बढ़ावा देने हेतु ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को विकास निधियां प्रदान करना, साथ ही पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता भी प्रदान करना। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भूमि पुनर्बहाली पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि साझा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर सहयोग व्यापक राजनीतिक समझौतों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और यहाँ तक कि संघर्षों को भी रोक सकता है। चलिए सबसे पहले भू निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन और वैश्विक संघर्षों के बीच संबंध जानते हैं। पहला है आर्थिक अवसरों की हानि। भू निम्नीकरण से प्रभावित समुदाय वस्तुओं की तस्करी, मानव तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दूसरा है खाद्य असुरक्षा। बार बार फसल खराब होने और मुद्रास्फीति बढ़ने से देश में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सोमालिया में संघर्ष। मानव प्रवासन को देखें तो भू निम्नीकरण प्रवासन और विस्थापन को बढ़ा सकता है। अगला है असमानताओं में वृद्धि। यह अल्पसंख्यक और सुवेद्य समूहों के हाशिए पर जाने व उनके साथ भेदभाव का कारण बन सकता है।
गवर्नेंस पर प्रभाव समझें तो भूमि के प्रबंधन के मामले में कमजोर प्रशासनिक संरचनाएं संघर्ष को बढ़ा सकती हैं, जिसमें सीमा पार विवाद भी शामिल है। उदाहरण, अमेज़न वर्षावन में पर्यावरणीय प्रशासन व्यवस्था कमजोर होने के कारण ब्राजील, पेरू और कोलंबिया के बीच संघर्ष की स्थिति देखी जाती है। अब आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भूमि पुनर्बहाली का उपयोग समझते हैं। इस रिपोर्ट में संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापना के उद्देश्य से पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली हेतु 5 उपायों की पहचान की गई है। पहला है तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। यह साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक तटस्थ आधार तैयार कर सकता है। दूसरा है पक्षकारों के बीच समावेशी वार्ता। इसके तहत सीमा पार पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तीसरा उपाय है ट्रांस बाउंड्री गवर्नेंस व्यवस्था। इसके तहत एक से अधिक देशों में फैले किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इस तरह की गवर्नेंस व्यवस्था से विश्वास बहाली सुनिश्चित होगा। अगला है भूमि पुनर्बहाली के लिए संघर्ष संवेदनशील अप्रोच अपनाना, जिसमें संघर्ष के सभी पक्षकारों के हितों का सम्मान करना चाहिए। इससे विश्वास और सहयोग को बहाल करने में मदद मिलेगी। और आखिरी है क्षमता निर्माण। इससे संबंधित पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता को बढ़ावा मिलेगा। खबर के अंत में भूमि पुनर्बहाली के लिए प्रमुख पहलें भी जान लेते हैं। पहली पहल है वर्टिकल क्लाइमेट फंड्स। इस निधि से मुख्य रूप से नामित सरकारी संस्थानों, सरकारी मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। दूसरा कार्बन बाजार तंत्र। इससे जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं में वनों की कटाई रोकना, वनीकरण व पुनर्वनीकरण, बेहतर वन प्रबंधन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। तीसरी पहल है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना निधि यानी PBF। ये कई देशों में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करती है। और आखिरी है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव PFI। ये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली को बढ़ावा देता है। IIT बॉम्बे के अध्ययन में सुनामी और तटीय बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मैंग्रोव की भूमिका को उजागर किया गया। इस अध्ययन से पता चला है कि मैंग्रोव सहित इमर्जेंट तटीय वनस्पति एक प्रभावी रक्षा प्रणाली के रूप में तटीय अवसंरचना को सुनामी से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर देते हैं। आपको बता दें, इमर्जेंट वनस्पति वे जलीय पादप होते हैं जिनकी जड़ें जल के नीचे मिट्टी में होती हैं, जबकि उनके तने, पत्तियां और फूल पानी के ऊपर होते हैं। चलिए अब सबसे पहले मैंग्रोव के बारे में समझते हैं। मैंग्रोव इमर्जेंट वृक्ष होते हैं। इनकी जड़ें जलमग्न रहती हैं। इनके तने मजबूत होते हैं जो लहरों की प्रचंडता को कम करते हैं। इस प्रकार ये समुद्री आपदाओं के प्रति प्राकृतिक जैव ढाल के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके महत्व को समझें तो पहला है जल की गुणवत्ता में सुधार। ये जल में पोषक तत्वों और तलछट को फिल्टर करके जल की गुणवत्ता को सुधारते हैं। दूसरा है जैव विविधता को बढ़ावा। ये क्रैब, झींगे, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारियों के लिए नर्सरी, भोजन एवं प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। इसके अलावा खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा भी इसका एक महत्व है। ये प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत होते हैं। साथ ही पशुओं के लिए चरागाह, ईंधन हेतु लकड़ी और चारकोल आदि के भी स्रोत होते हैं। आपको बता दें, कार्बन सिंक मैंग्रोव प्रति हेक्टेयर औसतन 394 टन कार्बन संग्रहित करते हैं। और आखिरी है तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा कि तूफान की लहरों और हवा की गति को धीमा करके तथा दिशा बदलकर जल प्लावन की गहराई एवं प्रसार को कम करते हैं। चलिए अब इससे जुड़े खतरों के बारे में भी बात कर लेते हैं। IUCN के अनुसार 50% मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट होने का खतरा है। मुख्य खतरों में तटीय क्षेत्रों में विकास, कृषि और झींगा पालन के लिए वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन व इसके परिणाम स्वरूप समुद्र जल स्तर में वृद्धि तथा चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि शामिल है। खबर के अंत में मैंग्रोव की विशेषताएं भी जान लेते हैं। पहली विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार। मैंग्रोव तटीय वन पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इसके पर्यावास को देखें तो ये मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये लवणीय दशाओं को सहने में सक्षम होते हैं। मैंग्रोव को हेलोफाइट्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये लवणीय दशाओं में पनप सकते हैं। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई देखें तो ये आमतौर पर 8 से 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं। फिर है जड़ संरचना। इनकी ब्लाइंड रूट्स होती हैं जिन्हें प्ल्यूमाटोफोर्स कहा जाता है। कि जड़ें श्वसन में मदद करती हैं। और अंत में रिप्रोडक्शन विधि समझें तो मैंग्रोव के बीज वृक्षों पर ही अंकुरित होते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। इसे विविपैरिटी कहा जाता है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। ILO के हेड के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2 गुना होकर 49% हो गया है।
ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 के अनुसार भारत की जनसंख्या का वह हिस्सा जिसे स्वास्थ्य को छोड़कर कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता है, उसकी संख्या 2021 की 24% से बढ़कर 2024 में 49% हो गई है। सामाजिक सुरक्षा लोगों के जीवन चक्र में आने वाले जोखिमों जैसे बेरोजगारी, दिव्यांगता आदि के आधार पर तथा सामान्य गरीबी और सामाजिक अपवर्जन से पीड़ित लोगों को लाभ प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा का महत्व देखें तो पहला महत्व है समावेशी समाज। ये बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है जलवायु अनुकूलन। ये गरीबी, असमानता और सामाजिक अपवर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। अन्य महत्व देखें तो ये पर्यावरण अनुकूल नौकरियों की ओर बढ़ने, संधारणीय आर्थिक पद्धतियों को अपनाने आदि को बढ़ावा देती है। अब भारत में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली चुनौती है सामाजिक सुरक्षा कवरेज। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए व्यापक सुरक्षा का अभाव है। केवल 26% भारतीय महिलाएं कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा उपाय से कवर हैं, जबकि पुरुषों के लिए आंकड़ा 39% है। दूसरी चुनौती है अपर्याप्त वित्त पोषण। भारत स्वास्थ्य देखभाल सेवा को छोड़कर सामाजिक सुरक्षा पर GDP का केवल 5% ही खर्च करता है, जो 13% के वैश्विक औसत से कम है। आखिरी चुनौती है ऑटोमेशन। मैकिन्सी की रिपोर्ट के अनुसार AI के चलते संभावित रूप से भारत में 2030 तक लगभग 12 मिलियन नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। अब आगे की राह समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला है सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना। अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल को कवर करने के लिए बेरोजगारी बीमा और पेंशन योजनाओं का विस्तार करना चाहिए। दूसरा है लैंगिक असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें मातृत्व लाभ का विस्तार और पेंशन योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डेटा संग्रह, निगरानी में सुधार और AI के दौर में रीस्किलिंग पर बल देना चाहिए। खबर के अंत में सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा को लागू करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS लागू करना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM योजना का संचालन शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY जैसी पहलें भी शुरू की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे जर्मनी की, जिसकी राजधानी है बर्लिन। फ्रेडरिक मर्ज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी के नेता जर्मनी के नए चांसलर बनेंगे। इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो यह मध्य यूरोप में स्थित है। इसके उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड तथा पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एवं नीदरलैंड स्थित है। इसके उत्तर में बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट है। प्रमुख नदियां राइन और डेन्यूब है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। मिशन शक्ति का पहला किशोरावस्था बालिका क्लब नागालैंड में शुरू किया गया। ऐसे किशोरावस्था बालिका क्लब 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर किसानों को बधाई दी। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। एक अध्ययन में बताया गया है कि ब्लैक प्लास्टिक उत्पादों में डेकाब्रोमो डाइफेनिल ईथर यानी BDE 209 नामक एक अग्निरोधी रसायन पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत के विदेश मंत्री और 61 देशों के राजनयिकों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार इराक में जागरोस पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र पृथ्वी की ओर निमज्जित हो रहा है। प्राचीन न्योटेथिस महासागरीय स्लैब में दक्षिण पूर्वी तुर्की से लेकर उत्तर पश्चिमी ईरान तक एक महत्वपूर्ण दरार विकसित हो रही है, जिसके कारण यह स्लैब विभाजित होकर पृथ्वी की आंतरिक परत में निमज्जित हो रही है। प्रधानमंत्री ने बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर यानी BRT टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने में सोलिगा जनजाति के प्रयासों की सराहना की। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन ने इस धारणा को चुनौती दी है कि पेली ओग्नाथे समूह के पक्षी मूर्ख होते हैं। भारत में चीन के राजदूत ने ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड THR के बारे में X यानी ट्विटर पर पोस्ट किया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।